हाँ जी, गुड मॉर्निंग। कल टोटल 35 क्वेश्चंस पे डिस्कशन हमने कर लिया था। आज बचे हुए 75 क्वेश्चंस पूरा देखेंगे। पेपर 2 का 65 क्वेश्चन और पेपर 1 का 10 क्वेश्चन। क्लियर है? चलिए, बाकी जो आंसर की मिला है उसमें 2-3 क्वेश्चन में चेंजेस होगा आंसर की, तो यहाँ पे जो मिलाइएगा वो फाइनल ऑथेंटिक आपको आंसर यहाँ पे बताया जाएगा। ठीक है। 36, निम्न में से किस शहर में झारखंड का पहला एरोबिक बायो जैव शौचालय का उद्घाटन 2018 में किया गया? अब ईयर स्पेसिफाइड है तो इसका आंसर क्या होगा? जमशेदपुर। भैया बायो टॉयलेट होता क्या है? बायो टॉयलेट ह्यूमन वेस्ट को बायोडाइजेस्टर टैंक में प्रोसेस करके उसे वाटर एंड गैस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? एरोबिक बायो टॉयलेट। हाँ या ना? सो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है कि जनरली ह्यूमन वेस्ट जब खुला छूट जाता है या उसको प्रोसेस नहीं किया जाता है तो क्या प्रोड्यूस होता है? मीथेन। ठीक है, और ये आपके एनवायरनमेंट के लिए प्रॉब्लमेटिक है। इसलिए हम क्या करते हैं, ह्यूमन वेस्ट को बायोडाइजेस्टर टैंक में डाल करके इसको प्रोसेस करते हैं। इसके बाद वाटर मिलता है जिसका यूज हम किसी भी काम के लिए कर सकते हैं। और दूसरा, नॉन टॉक्सिक गैस का भी प्रोडक्शन होता है। ठीक है, सो ये इसका पर्पस होता है। इसलिए इसको 2018 में सबसे पहला शौचालय झारखंड के अंदर लगाया गया था। कहाँ पे? जमशेदपुर। और 2021 और 22 के दौरान ये कहाँ लगाया गया? पूरे रांची में इसको लगाने का प्रोग्राम वहाँ के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने स्टार्ट किया कि रांची में अप्रॉक्सीमेटली 25 इनिशियली और आगे चल करके और भी बायो टॉयलेट्स लगाए जाएंगे। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर आर डैमेजिंग द बायोडाइवर्सिटी इन झारखंड? ठीक है, यानी झारखंड के जैव विविधता को नुकसान पहुंचा रहा है या रहे हैं। इसमें क्या क्या होगा इसका आंसर? रेकलेस अर्बनाइजेशन, अनप्लैन्ड एंड अनरेगुलेटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड डिक्रीजिंग फॉरेस्ट, ऑल ऑफ द अबव। आंसर क्या होगा? इन सभी कारणों की वजह से बायोडाइवर्सिटी में नुकसान हो रहा है। ये बहुत लॉजिकल क्वेश्चन था, आराम से समझ में आ सकता था कि क्या प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी में बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। ठीक है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट अंडर द फॉरेस्ट लॉ। ठीक है, इसे हिंदी में बोलते हैं संरक्षित वन। क्या होगा इसका आंसर? एनीवन? इसका आंसर होगा सी। देखो, 1864 के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक डिपार्टमेंट बनाया था, दैट इज कॉल्ड इंपेरियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। और 1865 में पहला फॉरेस्ट ब्रिटिश इंडिया फॉरेस्ट लॉ बनाया गया, फॉरेस्ट एक्ट 1865। इससे 2 बार अमेंड किया गया। पहली बार अमेंडमेंट हुआ 1878 में, और जब 1878 में इसका संशोधन हुआ तो वहां पे फॉरेस्ट को कैटेगराइज कर दिया गया था 3 भागों में। कौन कौन सा? रिजर्व्ड फॉरेस्ट यानी आरक्षित वन, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट यानी संरक्षित वन, और तीसरा विलेज फॉरेस्ट। ठीक है, इस चीज का जिक्र कहां पे मिलेगा आपको? चैप्टर 2 में, इसका जिक्र मिलेगा चैप्टर 3 में, और इसका जिक्र मिलेगा चैप्टर 4 में। और अभी अगर आपको बोल रहा है कि फॉरेस्ट लॉ, तो अभी कौन सा फॉरेस्ट लॉ चल रहा है? 1927, इंडियन फॉरेस्ट लॉ 1927। जब 1927 में तीसरी बार अमेंडमेंट किया गया था तो यहाँ पे पेनाल्टीज का क्लॉज डाला गया था कि अगर कोई भी आदमी इन सभी वन में किसी भी तरीके का कोई भी एक्टिविटी विदाउट परमिशन करता है तो उसके लिए पेनाल्टीज दी जाएगी। ये पेनाल्टी का प्रोविजन कब आया था? 1927 में। 1878 के दौरान कोई पेनाल्टीज का प्रोविजन नहीं था। रिजर्व्ड फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होती है जिसका स्वामित्व या ओनरशिप किसके पास होता है? गवर्नमेंट के पास। और रिजर्व्ड फॉरेस्ट में एक चैप्टर 2 के अंदर ये क्लॉज लगाया गया कि भैया गवर्नमेंट को ये अधिकार होगा कि किसी भी लैंड को
भारत देश के अंदर जहां पे भी ब्रिटेन का शासन है, अंग्रेजी हुकूमत का शासन है, किसी भी फॉरेस्ट को या फिर कोई भी फॉरेस्ट के बाहर भी अगर कोई लैंड है तो उसे हम डिक्लेयर कर सकते हैं क्या, रिजर्व्ड फॉरेस्ट। और रिजर्व्ड फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होगी जिसपे किसी भी तरीके का कोई भी एक्टिविटीज अलाउड नहीं होगा। आज के डेट में रिजर्व्ड फॉरेस्ट के अंदर ही नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व्स, ये सारी चीजें कहाँ पे होती है, रिजर्व्ड फॉरेस्ट के अंदर। तो नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन आ सकता है कि बायोडाइवर्सिटी पार्क, पार्क नहीं, सेंचुरीज, नेशनल पार्क, ये सब चीज कहाँ पे बनाया जाता है, किस टाइप के फॉरेस्ट में, तो रिजर्व्ड फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, देखो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट पे भी ओनरशिप किसका होता है, गवर्नमेंट का। लेकिन गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन जारी करके जो इस प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के बाउंड्री में हो, बाउंड्री के आसपास रहने वाले लोग हो, सिर्फ उनको परमिशन दिया जा सकता है कुछ कुछ एक्टिविटीज के लिए, लाइक हंटिंग, ठीक है, प्लस ग्रेजिंग, या छोटे मोटे फॉरेस्ट प्रोड्यूस को ले जा करके उसका उपयोग करने के लिए सिर्फ किसको परमिशन होगी, जो उसके बाउंड्री एरियाज में रहते हैं, ठीक है, बट विद द परमिशन। तो आंसर क्या होगा ये। और विलेज फॉरेस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है, विलेज फॉरेस्ट के मतलब है कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि ग्रामीण समुदाय को प्रॉपर्टी राइट दे सकती है, ठीक है, कि भैया आप इस फॉरेस्ट का या कोई भी फॉरेस्ट के अंदर, और ये जो विलेज फॉरेस्ट है वो किसके अंदर होगा, रिजर्व्ड फॉरेस्ट के अंदर। रिजर्व्ड फॉरेस्ट के अंदर कोई छोटा सा पैच किसी कम्युनिटी को दे दिया जाए जहां पे उसको ये अलाउड होगा कि वो इसकी देखरेख करे, इसमें जो भी उत्पादन होता है उसको संरक्षित करे, उसका यूज करे बिना एनवायरनमेंट को हार्म किए। इसे क्या बोलते हैं, विलेज फॉरेस्ट। कोई दिक्कत, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर करेक्ट करते जाइएगा जहां पे भी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इतना इजीली नहीं मिलेगा इसका आंसर, तो फिर बता दीजिए आंसर इसका क्या होगा। लैक ऑफ ऑक्सीजन, क्यों, कैसे, काहे और बाकी सारा चीज क्यों नहीं। जलीय जीव जो है सर वो गंदे चीजों को खाता है, अगर उसको ऑक्सीजन से पानी भी नहीं मिलेगा तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि प्रदूषण का प्रमुख प्रभाव। देखो प्रदूषण का प्रभाव तो सारा है, टोटल वाटर पॉल्यूशन का सब इफेक्ट है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। लैक ऑफ रेन, आपको पता है क्लाइमेट चेंज होगा, उसकी वजह से लैक ऑफ रेन होगा। सॉल्ट इन वाटर, ये भी एक वाटर का इफेक्ट है कि अगर पानी में ज्यादा नमक की मात्रा आ जाए तो उसे भी हम क्या बोलते हैं, वाटर पॉल्यूशन। बट यहाँ पे पूछा है मेजर इफेक्ट, इन चार ऑप्शंस में से आपको मेजर इफेक्ट बताना है, तो इसका आंसर होगा लैक ऑफ ऑक्सीजन फॉर एक्वेटिक लाइफ। और वो क्यों, बिकॉज ऑफ एल्गल ब्लूम, ठीक है, इसका मतलब शैवाल, अत्यधिक मात्रा में शैवाल। अब ये भैया एल्गल ब्लूम क्या है, जब कभी भी पानी के अंदर बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स जरूरी है, बट अगर ज्यादा न्यूट्रिएंट्स आ जाएगा तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि जो लोग यानी जो वहां पे स्पीसीज हैं पानी के अंदर, उनको घुटन होगा, सफोकेशन। उस सफोकेशन की वजह से वो क्या होने लग जाएंगे, डेड, और डेड होकर के किस चीज का निर्माण करने लग जाएंगे, शैवाल का। इसी फेनोमेना को बोला जाता है एल्गल ब्लूम। और अगर ये एल्गल ब्लूम होता है तो ऐसी सिचुएशन में जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो धीरे धीरे करके डिक्रीज होने लग जाएगी। ये आपका आंसर कहां से मिलेगा, लैंसेट की 2015 की रिपोर्ट है, वहां पे आपको इसका पूरा इफेक्ट एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, जहां पे इसका आंसर होगा सी। आ रही है बात समझ। खैर आंसर आपको पता है क्योंकि आंसर की मिल जाता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि उसका आंसर वो क्यों होगा, ठीक है। खैर, हाउ मच इंसेंटिव अमाउंट इज गिवन बाय द गवर्नमेंट टू एनी बेनिफिशियरी हु प्लांट ऑन द ट्रीज ऑन हिज प्राइवेट लैंड अंडर मुख्यमंत्री जनवन योजना। आपको कल ही बताया कि मुख्यमंत्री जनवन योजना स्टार्ट किया गया था और इसका पर्पस था कि कोई भी प्राइवेट लैंड पे अगर कोई व्यक्ति खेती करना चाहता है या वन का उत्पादन करना चाहता है तो वो कर सकता है, जिसके लिए सरकार उसके टोटल खर्चे का 50% वहन करेगा, ठीक है, हाँ या ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। कोई दिक्कत,
Which of the following institution conduct technical and instructive work regarding the flood disaster? हाँ जी भैया, बाढ़ से संबंधित झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, ये इसका काम होता है। अगर आप इसकी वेबसाइट पे जाकर के देखोगे तो आंसर आपको यहाँ मिलेगा, जिसका काम होता है फ्लड डिजास्टर पे टेक्निकल और इंस्ट्रक्टिव प्लान्स को ये करना। माइनिंग, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस का दो चीज़ है भैया, एक कि जितना भी अर्थक्वेक से रिलेटेड या माइनिंग डिजास्टर है उसके बारे में रिसर्च करने की जिम्मेदारी किसकी है? इंडियन स्कूल ऑफ माइंस को। चलिए आगे। Which of the following is not objective of the disaster response? क्या होगा इसका आंसर? गलत, आंसर इसका डी है। ठीक है, इसका आंसर डी है। आपको पता होना चाहिए डिजास्टर मैनेजमेंट, अगर आप पढ़े होंगे तो डिजास्टर मैनेजमेंट में 4 स्टेजेस होती है। ठीक है, सबसे पहले प्लानिंग करना, दूसरा है भैया मिटिगेशन, प्लानिंग को ही मिटिगेशन बोला जाता है। ठीक है, इन केस अगर अर्थक्वेक या किसी भी तरीके का डिजास्टर आ गया तो उसके सिचुएशन में हमें रिस्पॉन्स करना है। ठीक है, तीसरा है भैया हमें रिस्टोर करना है। सो यहाँ पे आप देखोगे जो रिस्टोरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, जब कभी भी रिस्पॉन्स का मतलब है कि जब कोई भी डिजास्टर अगर आ जाए, सो डिजास्टर आने की सिचुएशन में उस समय भैया डिजास्टर मैनेजमेंट का रिस्पॉन्स क्या होगा, तो पहला कितना नुकसान हुआ है उसके बारे में पूरी असेसमेंट करना, दूसरा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, जो लोग फंसे हुए हैं उसके जान को बचाना, तीसरा है हाउसिंग एंड टेम्पररी एकोमोडेशन करना, जो लोग हैं उसको वहां से निकाल करके खाने पीने की व्यवस्था करना, उसके रहने का इस्तेमाल करना। ये रिस्पॉन्स होता है डिजास्टर मैनेजमेंट टीम का। क्लियर? और चौथा है रिस्टोरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि ये काम आखिरी स्टेज पे होता है, रिस्पॉन्स का हिस्सा नहीं है, ये रिस्टोर का हिस्सा है। ठीक है, आप अगर लिखना चाहिए तो आप लिख लीजिए, टोटल मैं लिखवा देता हूं। क्वेश्चन नंबर क्या है? 42। लिखिए डिजास्टर मैनेजमेंट के 4 स्टेजेस। फर्स्ट मिटिगेशन, फर्स्ट इज मिटिगेशन। पहला स्टेज क्या है? मिटिगेशन। हिंदी में नहीं पता, फर्स्ट इज मिटिगेशन। दूसरा है प्रिपेयर्डनेस, तीसरा है रिस्पॉन्स और चौथा है रिस्टोर। ये 4 स्टेजेस होते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के। पहले तो कोशिश ये करना है कि किसी भी तरीके का डिजास्टर हो ही नहीं। डिजास्टर मिटिगेशन का मतलब होता है कि वो सभी कॉजेज, वो सभी सिचुएशंस को हमेशा कम करके रखना। समझ, मतलब इलाज से पहले बीमारी ना हो इसकी देखरेख करना, दैट इज कॉल्ड मिटिगेशन। कि जितना हो सके हम किसी भी डिजास्टर को सबसे ज्यादा कम करके रख सके, दैट इज कॉल्ड मिटिगेशन। क्लियर है? इसमें आता है भैया आपका रिड्यूस वल्नरेबिलिटी, कि जितना हो सके हमें वल्नरेबल सिचुएशंस को अवॉइड करना है। उसके बाद अगर हम ये कर लिए हैं तो भैया हमें प्रिपेयर्ड रहना है कि इन केस सब कुछ करने के बाद भी अगर डिजास्टर हो जाए तो हमें क्या कर रहना है? तैयार रहना है। ठीक है, इसके लिए डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम होनी चाहिए, सीआरपीएफ की टीम होनी चाहिए, सारा फंड अवेलेबल होना चाहिए, ये सारी चीज प्रिपेयर्ड होनी चाहिए। इन केस अगर डिजास्टर हो गया तो उसके रिस्पॉन्स में हमें ये सारे काम करने होते हैं। ठीक है, और रिस्टोर जब चौथा स्टेज आता है तो उस टाइम पे है कि जो भी डैमेजेस हुए हैं उस वापस इंफ्रास्ट्रक्चर को रिस्टोर करना है। सो ये होगा आपका आंसर। रिस्पॉन्स का ये तीनों हिस्सा होता है, चौथा हिस्सा नहीं होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर। आई बात समझ? ठीक है, अगर कहीं आप दूसरा ऑप्शन लगाए हो तो उसको करेक्ट कर लेना, नहीं होता है तो इसका सोर्स बता देता हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर में जाना, वहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट का आपको लिंक मिलेगा। डिजास्टर मैनेजमेंट का जो एक्ट है उस एक्ट को जा करके पढ़ना। जब नीचे स्क्रॉल करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 3rd 4th पार्ट में इसके बारे में वहाँ पे मेंशन मिल जाएगा आपको। ठीक है।
आगे, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द व्यू ऑफ द अर्थक्वेक सेंसिटिविटी द इंटायर स्टेज ऑफ द झारखंड कैन बी पुट इन द विच सिस्मिक जोन। भूकंप क्षेत्र में संपूर्ण झारखंड को भूकंप संवेदनशीलता की दृष्टि से कहाँ रखा जाएगा? देखो 2, 3, 4 ये सारे जोन झारखंड में एग्जिस्ट करते हैं। जोन 4 में आपका गोड्डा और साहेबगंज एग्जिस्ट करता है, हाँ या ना? बट पूछा है कि इन टोटलिटी की हम बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3। क्लियर है? क्योंकि ज्यादातर एरिया सेकंड जोन में है, कुछ थर्ड जोन में है, सो एवरेज भी आप पकड़ के चलोगे तो सेकंड और थर्ड जोन। क्या बोल रहा हूं? क्या बोल रहा हूं? डिस्ट्रिक्ट ऐसे स्पेसिफाइड नहीं किया गया है, मतलब मोर और लेस। फॉर एग्जांपल जोन 2 में सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट है, अप्रोक्सीमेटली 18 डिस्ट्रिक्ट इस पे है, और बाकी जोन 3 में है। ठीक है, बाकी 2 डिस्ट्रिक्ट गोड्डा और साहेबगंज जो है वो जोन 4 में है। बाकी इसकी स्टडीज 3 पैरामीटर पे की गई है। एक, झारखंड में अर्थक्वेक को लेकर के रिसर्च काफी कम हुए हैं और ये एक मेजर कॉज ऑफ कंसर्न है। ओनली 2 रिसर्च पेपर एग्जिस्ट करते हैं जो बताते हैं कि कब कब डिजास्टर हुआ है, मेनली अर्थक्वेक, और इन्हीं के आधार पे इसको डिवाइड किया गया है कि अप्रोक्सीमेटली। बट सरकार ने कोई भी ऐसा आंकड़ा जारी करके नहीं बताया कि भैया झारखंड का सिस्मिक जोन ये और ये है, सिर्फ रिसर्च पेपर है। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए। अगर आपको एक बात नहीं पता है तो मैं आपको इस क्वेश्चन पेपर में आपको जब समझ में आएगा इसकी एनालिसिस नहीं, क्योंकि आपको तो भैया आंसर की चाहिए बस, है ना? आंसर की मिल गया, खत्म। आंसर की से आप क्या ही कर लोगे? ज्यादा से ज्यादा जो इस बार एग्जाम में आया उसका आंसर याद कर लोगे, बट आप ये कभी ट्रेस नहीं कर पाओगे कि जो नेक्स्ट एग्जाम होगा उसका क्वेश्चंस कहां से बनेगा। आपको पता है क्वेश्चन कहां से बनता है? अप्रोक्सीमेटली 75% क्वेश्चन पेपर कहां से बनता है? रिसर्च पेपर से। ठीक है, रिसर्च पेपर से। क्योंकि जब आप इसका आंसर ढूंढने निकलोगे, जो नॉर्मल इजी है वो तो आपको पता ही है, लेकिन बाकी जो है उसका आंसर आपको किसी भी बुक और टेक्स्ट और कहीं पर भी नहीं मिलेगा एक्सेप्ट रिसर्च पेपर। सो रिसर्च पेपर जब आप पढ़ोगे 2-4 हजार पेजेस की, तब जाकर के 1-2 आंसर निकलेगा, और अभी आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे आंसर्स निकलते हैं। ठीक है, बाकी हाँ जी, वल्नरेबिलिटी मतलब फ्रीक्वेंसी, कितने समय के बाद एक अर्थक्वेक देखा जाता है, एक अर्थक्वेक के बाद कितने टाइम के बाद दूसरा अर्थक्वेक आया है, इस चीज के आधार पे देखा जाता है कि उसकी इंटेंसिटी, नॉट इंटेंसिटी, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। ठीक है, उस फ्रीक्वेंसी के आधार पे हम अर्थक्वेक जोन को डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल, जो सबसे ज्यादा अर्थक्वेक रीजन होगा, इसका मतलब है कि वहां पे बहुत फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक आते हैं, साल में 1-2 बार अर्थक्वेक आ जाते हैं, जैसे एनसीआर का रीजन, नेपाल का रीजन, क्योंकि वहां बहुत फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक होते हैं। इसके आधार पे डिसाइड किया जाता है कि कौन सा जोन किस जोन में आएगा। क्लियर है? और जोन डिफाइन करने का पर्पस बस ये होता है कि हमें उस हिसाब से प्रिपेयर रहना है, उस हिसाब से पॉलिसीज बनानी है, और वहां पे जो सेटलमेंट है उसको उस तरीके से हमें डिफाइन करना है। ठीक है, कि भैया अगर ये जोन 4 में है तो हमें बिल्डिंग्स बहुत ही स्टील की बनानी पड़ेगी, अर्थक्वेक प्रोन घर बनाने पड़ेंगे, या फिर कोई भी डैम का कंस्ट्रक्शन ऐसे एरियाज में नहीं करना होगा जिससे अर्थक्वेक की चांसेस और ज्यादा बढ़ जाए। आ रही है बात समझ? चलिए भैया नेक्स्ट, Which of the following tropical cyclone affected the Jharkhand along the eastern coastal state in 2021? यास। ठीक है, और कहा जाता है कि यास पहला साइक्लोन था जिसने झारखंड में उसको काफी ज्यादा प्रभावित किया। अप्रोक्सीमेटली 8 लाख पॉपुलेशन को इससे अफेक्ट हुए हैं, और कुल मिलाकर के 12,000 लोगों को इवैक्यूएट किया गया था। समझ में आ रही है बात? सो ये 2021, बट झारखंड में दूसरा भी अभी जस्ट आया था, मचांग साइक्लोन, इसका भी इफेक्ट झारखंड में देखने को मिला। ठीक है, बट पूछा है 2021 का, तो 2021 में कौन सा साइक्लोन था? यास, जिसने झारखंड में अफेक्ट किया। और कहा जाता है न्यूज आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग कि ये पहला ऐसा साइक्लोन था जिसका इफेक्ट झारखंड में भी डायरेक्टली देखने को मिला। अदरवाइज सिर्फ बारिश होती थी, लेकिन इसका डायरेक्ट इफेक्ट देखने को मिला यास की कंडीशन में, और पहला साइक्लोन था अभी तक इतिहास में। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट ड्रॉट प्रोन डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड? पलामू। देखो दो रीजन सबसे ज्यादा वर्स्ट अफेक्टेड है ड्रॉट से, दैट इज संथाल परगना और दूसरा है संथाल परगना के बाहर पलामू। लेकिन आपसे पूछा है मोस्ट, तो हम एक साल या दो, ये चेंज होता है हर ईयर गवर्नमेंट यानी आईएमडी ये डिफाइन करती है कि कौन सा ड्रॉट प्रोन एरिया है और आईएमडी के रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट ये बताती है कि भैया झारखंड में कितने डिस्ट्रिक्ट किस चीज से अफेक्टेड है। फॉर एग्जांपल इस बार की बात अगर करी जाए तो झारखंड गवर्नमेंट ने 2024 के जनवरी में 19 डिस्ट्रिक्ट को ड्रॉट प्रोन डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिया है। समझ में आई बात? जिसमें संथाल परगना पलामू ये सारे रीजंस मौजूद हैं। बट सबसे ज्यादा ड्रॉट प्रोन एवरेज आप देखोगे सबसे ज्यादा झारखंड में तो पलामू वो रीजन है, सबसे ज्यादा सूखाग्रस्त क्षेत्र माना जाता है पलामू। और पलामू के बाद भैया संथाल परगना, स्पेशली गोड्डा, चतरा, ये सब रीजन काफी ज्यादा सूखाग्रस्त प्रभावित क्षेत्र है। नेक्स्ट धुबिया। हाँ जी क्या है? डांस है, बहुत फेमस डांस है। क्वेश्चन आने के पीछे का रीजन G20। जब G20 हुआ था तो जितने भी विदेशी गेस्ट भारत देश में आए थे उनका स्वागत वाराणसी के एयरपोर्ट पे जब किया गया था तो ये डांस उनके सामने परफॉर्म करके उनको वेलकम किया गया था, दैट इज कॉल्ड धुबिया डांस। ठीक है, जनरली धोबी कम्युनिटी इसको परफॉर्म करती है, कहाँ की? बिहार और एडजॉइनिंग एरियाज। ठीक है, चलिए कल के डेट में क्वेश्चन आ सकता है कि धुबिया कहाँ की डांस है, तो भैया झारखंड मत लगा देना, बिहार का डांस है। Which district of Jharkhand has the main center of Birsa movement? Very easy, खूंटी। चलिए, Which river of the Jharkhand is the तिलैया हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट? ये है आपका भैया बराकर, आपको पता होना चाहिए। डीवीसी के अंतर्गत स्टार्टिंग में 4 पावर प्रोजेक्ट्स लगाए गए थे, हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स, और इस 4 हाइडल पावर प्रोजेक्ट के अंतर्गत 4 डैम्स बनाए गए थे। और यही 4 डैम्स जो है कौन कौन सा था? तिलैया, माइथन, कोनार, ठीक है, और पंचेट। क्लियर है जी? सो तिलैया डैम किस नदी पे है? तो दैट इज बराकर नदी पे। कोनार डैम कोनार नदी पे है। बोकारो रिवर यहाँ पे ऑप्शंस नहीं, बाकी ये जो है भैया माइथन और पंचेट, पंचेट दामोदर पे है और माइथन बराकर पे है। क्लियर है? सो मे बी नेक्स्ट टाइम आपसे कुछ दूसरा पूछ ले। क्लियर है जी? बाकी इसमें पूछता है उत्पादन की दृष्टि से, मतलब जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो भी कभी कभी पूछ लेता है, वो भी आपको याद रखना है। कोनार का सबसे मिनिमम कैपेसिटी है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 0 आज के टाइम पे। Which of the following pair is not correct regarding the river flowing in the Jharkhand in their places? स्वर्णरेखा रिवर, तिरकटोली, बराकर रिवर, नॉर्थ साउथ एंड त्रिकुट। इसका आंसर है डी। अब तिरकटोली दिया है, ठीक है। बेसिकली स्वर्णरेखा कहां से निकलती है? नगड़ी विलेज, ठीक है। साउथ कोयल रिवर भी कहां से निकलती है? ये भी नगड़ी से निकलती है, हायाना। बट त्रिकुट पर्वत से नहीं निकलती है, जबकि ये कहां से निकलती है? गुमला, ठीक है। तो जो सबसे फेवरेबल है आंसर वो क्या होगा? शंख रिवर। आगे बाकी ये नॉर्थ छोटा नागपुर लिखा हुआ था, आप समझ जाना कि भैया बराकर रिवर, ये सारे जो रिवर्स पूछे गए हैं वो छोटा नागपुर पठार का ही हिस्सा है। क्लियर? जतरा ताना भगत ने कब शुद्धि मूवमेंट स्टार्ट किया? थोड़ा सा ट्विस्ट किया है क्वेश्चन, बट आंसर क्या होगा? 1914। शुद्धि मूवमेंट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उस टाइम पे भैया जितने भी आदिवासी लोग थे वो लोग क्रिश्चियनिटी को अपना चुके थे, ईसाई धर्म को। सो ईसाई धर्म से वापस उनको आदिवासी में कन्वर्ट करने के लिए जो मूवमेंट शुरू किया गया था उसे क्या बोला गया था? ताना भगत मूवमेंट। जतरा भगत के द्वारा स्टार्ट किया गया था 1914 में। सो भैया इसका स्टार्ट डेट आप क्या मानोगे? 1914। कोई दिक्कत? ऑलरेडी क्लास में आपको बताया था ये। पद्मश्री काफी फेमस नाम है भैया, कब मिला? जानूम सिंह सोय को एजुकेशन और लिटरेचर के फील्ड में, ठीक है। आंसर इसका क्या होगा? हो लैंग्वेज को प्रिजर्व करने के लिए, साहित्य लिखने के लिए इनको एजुकेशन और लिटरेचर के फील्ड में पद्मश्री अवार्ड दिया गया था वर्ष 2023 में। और ये आपके पेपर 1 में भी क्वेश्चन था, ठीक है, जहां पे इसका मैच किया गया था सोशल सर्विस से, तो वो आंसर गलत है। क्लियर?
आगे बढ़िए। ये भी आपको बताया था लाइब्रेरी में। सारथी योजना, फ्री कोचिंग, ठीक है। जो लोग प्रशिक्षित नहीं है उनको प्रशिक्षित करने के लिए भैया कोचिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाएगी मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत। क्लियर। नेक्स्ट, विच सेंटेंस अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द नागवंशी एडमिनिस्ट्रेशन। सारा पढ़ाया है क्लास में और सारा क्लास का ही नोट से आपको ये पूछा गया है, और ये क्लेम कर सकता हूं कि मेरे क्लास नोट्स में ये था, क्योंकि लाइन बाय लाइन अगर आप नोट्स चेक करोगे तो ये चारों के चारों लाइन बाय लाइन आपके नोट्स में मेंशन होगा। पहला आपको बताया था कि नागवंशी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, पहले तो आप जान लो क्योंकि नेक्स्ट 5 टोटल 8 क्वेश्चन शासन व्यवस्था पे ही है, हाँ या ना। और शासन व्यवस्था में आपको बताया था कि गांव के अंदर ग्रामीण समुदाय या समाज कैसे प्रशासन करेगा, इस चीज के लिए पुराने जमाने में आदिवासी जनजाति लोग अलग अलग टाइप की शासन व्यवस्था को फॉलो करते थे। जनरली ग्राम लेवल पे शासन व्यवस्था होती थी, और जब 5 से 6 या फिर 10 से 12 गांव एक जगह इकट्ठा हो जाते थे और कोई भी डिस्प्यूट 2 गांवों के बीच में अराइज हो जाता था, तो उसके लिए उसको सॉल्व करने के लिए एक द्वितीय स्तरीय यानी सेकंड टियर पे एक पंचायत का भी गठन किया गया। और बहुत जगहों पे पूरी जनजाति, फॉर एग्जांपल की मुंडा जनजाति है या ओरांव जनजाति है, पूरे जनजाति के लिए अगर एक सुप्रीम पंचायत बनाया गया, उसके लिए क्या बोला गया, ट्रेडिशनल पंचायत, हाँ या ना, या फिर ट्राइबल पंचायत, जनजातीय पंचायत, हाँ या ना। ये तीसरी लेवल पे, लेकिन हर केस में नहीं है। जहां पे भी जरूरत है वहां पे 3 टियर की व्यवस्था करी गई, और जहां पे छोटी समुदाय थी तो वहां पे 2 टियर की शासन व्यवस्था करी गई थी। नागवंशी, आपको पता है कि नागवंश कब से रूल कर रहे हैं, 83 एडी से। नागवंश से पहले भी भैया कौन सी जनजाति एग्जिस्ट करती थी, मुंडा, और मुंडा का ही जनजाति के लोगों ने क्या स्टार्ट किया, नागवंशी शासन व्यवस्था। अब जब नागवंश है यहाँ पे, आपको पता है कि ये राजवंश की बात हो रही है ना। तो राजवंश का सिस्टम पूरी तरह से अलग हो जाता है, क्योंकि वो राजकीय प्रशासन पे निर्भर करता है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि नागवंशों ने एक्सेप्ट किया पढ़ा पंचायत एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। तो पहले तो ये समझ लो कि पढ़ा पंचायत है क्या। गांव के लेवल पे जो पंचायत होती है उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रामीण पंचायत। अलग अलग जनजाति में ग्रामीण पंचायत का अलग अलग नाम है, ठीक है। और जो नेक्स्ट लेवल पे जहां पे 10 से 12 गांवों को मिला करके एक पंचायत बनाया जाता है प्रांतीय स्तर पे, उसे हम क्या बोलते हैं, पढ़ा पंचायत। सो पढ़ा पंचायत को मान्यता किसने दी थी, नागवंशों ने दी थी। आपको लिखवाया था क्लास के नोट्स में, हाँ या ना, कि हमारी राजतंत्र की व्यवस्था के इतर एक और भी शासन व्यवस्था है जहां पे जनजातीय समूह अपना शासन खुद से कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए उसको मान्यता प्रदान कर दिया गया था। अगर मान्यता नहीं होता तो इस शासन व्यवस्था का कोई वैल्यू नहीं होता। जैसे आज के डेट में हमारी सुप्रीम कोर्ट खाप पंचायत को मान्यता नहीं देती है, तो कहीं पर भी खाप पंचायत के द्वारा कोई भी फैसला लिया जाता है तो उसे गैर संवैधानिक या असंवैधानिक घोषित कर दिया जाता है। और कोई भी अगर जजमेंट कोर्ट के अलावा दे रहा है तो वो एक कानूनी रूप से क्या है, जुर्म है। सो अगर इस राजतंत्र के व्यवस्था में ये पंचायत ऑपरेट कर रही होती बिना मान्यता के, तो वहां के जो ग्राम प्रधान है उस पर सजा हो सकता था। लेकिन मान्यता देने के बाद वो एज इट इज चलता रहा। आई बात समझ? नहीं। तो पहला स्टेटमेंट सही है बिल्कुल। दूसरा, नेम ऑफ द ट्रेडिशनल पढ़ा हेड। अब ये पढ़ा पंचायत को हेड कौन करते थे, मानकी, ठीक है, जनरली मानकी। अब यहां पे ये कह रहा है कि भैया ट्रेडिशनल पढ़ा जो मानकी थे उसका नाम बदल करके ठाकुर रख दिया गया। तो आप अपना नोट्स देख लीजिएगा, ठाकुर नहीं है, भुइयर लिखवाया था कि भैया पढ़ा पंचायत जो मानकी का पोस्ट है उसका नाम चेंज करके नागवंशों ने क्या कर दिया था, भुइयर। और यहीं से इस पढ़ा पंचायत का नाम भी क्या कहलाने लगा, भुइयर पंचायत, ठीक है जी। नेक्स्ट, सो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है, और यही आंसर है आपका। द नेम ऑफ द ट्रेडिशनल, ओके, द नागवंश चेंज द टर्म पढ़ा टू पट्टी। ये भी आपको लिखवाया था नोट्स में कि पढ़ा की जगह उन्होंने क्या यूज किया, पट्टी। और इस पंचायत को तीसरे नाम से भी जाना जाता है, पट्टी
पंचायत, ये भी आपके नोट्स में मिल जाएगा। चौथा है द पंचायत वाज अ परमानेंट लोकल बॉडी इन द भूंयारी परहा। अब देखिए भूंयारी परहा आपको बोला यहीं पे, भूंयारी परहा। सो ये भी स्टेटमेंट सही है, एक परमानेंट लोकल बॉडी होती है जो हमेशा डिसॉल्व, मतलब हमेशा स्थायी रूप से रहती है, ना कि डिसॉल्व होती है। कोई दिक्कत? क्लियर है ये? हाँ जी, क्लियर है? चलिए, करताहा आपको बताया था खड़िया जनजाति के बारे में, हाँ या ना? सबसे पुरानी जनजाति कौन थी? असुर। और दूसरी पुरानी खड़िया। ये भी बताया था आपको, पालकी वर्ड से इस जनजाति का नाम डिराइव हुआ है। नेक्स्ट आपको ये भी बताया था कि खड़िया जनजाति की भी अपनी ग्रामीण पंचायत होती है, हाँ या ना? और ग्रामीण पंचायत के ऊपर लेवल पे जाकर के परहा पंचायत यानी प्रांतीय लेवल पे पंचायत होती है। लेकिन 1934 के समय, 1935 के समय एक मेजर डेवलपमेंट दिखने लगा था, क्योंकि अंग्रेजों के आने की वजह से काफ़ी ज़्यादा शिक्षा में विकास हुआ। शिक्षा में विकास होने की वजह से पुनर्जागरण इस समुदाय में देखने को मिला, और पूरे देश भर में जहाँ पर भी खड़िया समुदाय के लोग रहते थे, उन लोगों को आह्वान किया गया 1934 के समय कि भैया सबके विकास और सबके अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए हम एक क्या बनाएंगे? ऑल इंडिया जनरल असेंबली, यानी अखिल भारतीय महासंघ। खड़िया जनजाति की अखिल भारतीय महासंघ। और इस महासंघ का नाम खड़िया जनजाति के लोगों ने क्या रखा? डोकलो। सो कभी एग्जाम में नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोकलो? डोकलो का मतलब क्या है? अखिल भारतीय जनरल असेंबली, ऑल इंडिया जनरल असेंबली, अखिल भारतीय महासंघ, खड़िया जनजाति की डोकलो। और इस डोकलो को के जो मुखिया होते हैं उसको क्या बोला गया? डोकलो सोहोर, हाँ या ना? ये भी आपको लिखवाया है। अब ये पूछ रहा है कि डोकलो सोहोर का जो चुनाव है, निर्वाचन, वो कैसे होगा? इसके लिए आपको ये समझना होगा कि भैया खड़िया जनजाति के हर एक गांव में जो लोग रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? महतो। सभी एल्डर्स, सभी लोगों को महतो कहा जाता है। और उस महतो के बीच में भी उनके सरदार होते हैं, लीडर। उस लीडर को क्या करते हैं? कर ताहा। और इन्हीं, अगर पूरे देश भर में 200 से भी ज्यादा गांव है तो हर एक गांव का एक करताहा होगा, और अगर एक करताहा है तो वो सभी 200 करताहा मिल करके डोकलो सोहोर को चुनेंगे। इलेक्शन होगी प्रॉपरली और उसको चुनेंगे। सो नाउ आपका एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा? करताहा किस जनजाति से या फिर किस पंचायत से संबंध रखता है? तो डोकलो सोहोर, क्योंकि डोकलो सोहोर को चुनने की जिम्मेदारी किसके पास है? हाँ जी, करताहा के पास। चलिए, कोई दिक्कत यहां तक तो बोलिए। मुंडा शासन व्यवस्था में महतो निम्नलिखित किस भूमिका में मुख्यतः रहते हैं? ऑप्शन नंबर ए, न्याय व्यवस्था की अध्यक्षता करना। कहां पे आपको ग्रामीण दिख रहा है? सूचना पहुंचाना। भैया सूचना पहुंचाना का काम संदेशवाहक का होता है, ना कि महतो का। आपको बताया है कि मुंडा शासन व्यवस्था जो मुंडा जनजाति के लिए होती है, उसके ग्राम पंचायत होती है, और ग्राम पंचायत के मुखिया को क्या बोलते हैं? महतो। नहीं पढ़ाया है क्या? और ये भी बताया कि मेनली उसका पर्पस क्या होता है? बताया था। गांव में कोई लड़का कोई लड़की को लेके भाग गया, हाँ या ना? तो वैसा सिचुएशन में उसका निपटारा कौन करेगा? ठीक है, हाँ या ना? या किसी भी तरीके का कोई जमीन है, वहां पे किसी की गाय जाकर के घुस गई, तोड़ फोड़ मचा दिया, तो हर तरीके की न्यायिक व्यवस्था बताया था कि नहीं? कौन करेगा? महतो का मेन वही एक काम है। और गांव में कौन सी समस्या है? 10 करोड़ की प्रॉपर्टी तो है नहीं कि उसका निपटारा करेंगे, हाँ या ना? सो जुडिशियल प्रोसेस, कोई दिक्कत? वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपको बताया था कि मांझी परगना एडमिनिस्ट्रेशन किस जनजाति के लिए है? संथाल के लिए जो व्यवस्था होती है, शासन व्यवस्था, उसको क्या बोलते हैं? मांझी शासन व्यवस्था, हाँ या ना? मांझी शासन व्यवस्था में आपको बताया कि 3 लेवल पे शासन व्यवस्था होती है। ग्राम के स्तर पर,
उसके बाद 50 से 60 गांव मिल करके क्या बना लेते हैं, परगना, और 5 से 10 मिल करके क्या बनाते हैं, देशम। परगना को हेड कौन करते हैं, प्रगनेत। ग्राम को हेड कौन करते हैं, मांझी। और इसको हेड कौन करते हैं, देश मांझी या फिर देश प्रगनात। ये भी आपको लिखवाया था, ठीक है जी, देश मांझी या देश प्रगनात। अब आपसे क्वेश्चन पूछा कि भैया जोग मांझी, सॉरी डिप्यूटी हेड, आपको बताया था कि इसका एक उप मुखिया भी होता है, उप प्रधान, उसको क्या बोलते हैं, जोग। और क्लास में आपको एक लाइन ये भी बोला था कि जोग का मतलब क्या होता है, उप प्रधान यानी डिप्यूटी। सो जोग मांझी कौन होते हैं, उप प्रधान। इसके अलावा इनके सहायक भी होते हैं, ये भी बताया था आपको। सहायक को क्या कहा जाता है, जो यहाँ पे आपको नाम दिख रहा होगा, परमानिक। ये कौन होते हैं, किसके सहायक, प्रधान के सहायक। और भैया सहायक का सहायक, क्लास में बोला था स्टेपनी का भी स्टेपनी, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, जोग परमानिक। ये कौन है, सहायक के डिप्यूटी सहायक। क्लियर है। सो आंसर क्या आ जाएगा, सॉरी जोग मांझी, क्योंकि उप प्रधान के बारे में पूछ रहा है। आ रही है बात समझ कि नहीं, कोई बात नहीं, अगर गलत हुआ तो रिवीजन कर लो, ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम जब होगा करेक्ट कर लेना। ओराव जनजाति की पंचायत को क्या बोला जाता है, पढ़ा, पंचायत व्यवस्था। अब पूछा है कि हेड ऑफ द विलेज, शासन व्यवस्था में ग्राम का प्रधान कौन होता है जी, महतो। पढ़ा पंचायत में ग्राम के प्रधान को क्या बोलते हैं, महतो। पाहन किसको बोलते हैं, धार्मिक प्रधान को। दीवान कौन होते हैं, जो राजस्व का हिसाब किताब रखते हैं, ठीक है। सो महतो और मांझी भी ग्राम प्रधान है, लेकिन ओराव की जनजाति में नहीं। कोई दिक्कत तो बोलिए। चलिए भैया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, महतो। करेक्ट कर लीजिए। मुंडा मानकी सिस्टम नॉट करेक्ट, यानी करेक्ट नहीं है। ये किस जनजाति की शासन व्यवस्था है, हाँ या ना। इसे क्या क्या कहते हैं, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था, विल्किंसन शासन व्यवस्था, हाँ या ना। क्लियर है या नहीं, क्योंकि आपको बताया था कि कोल्हान प्रांत में हो जनजाति का निवास होता है, और कोल्हान प्रांत में विल्किंसन ने बाद में चल करके मुंडा मानकी शासन व्यवस्था को मान्यता दे दी थी। सो क्वेश्चन पूछ रहा है कि पोस्ट ऑफ मानकी इज हेरिडिटरी। विचार करते हैं इस पे, सबसे पहले तो हम विचार करते हैं इस पे। मुंडा इज कंसिडर्ड एज द विलेज हेड और मानकी इज कंसिडर्ड एज द हेड ऑफ द पीढ़। इसमें भी आपको बताया था कि भैया ग्राम प्रधान में के समय जो सबसे ग्राम के लेवल पे होते हैं उसके प्रधान को क्या बोलते हैं, मुंडा। और प्रांत के स्तर पे जो पंचायत होती है उसको हेड करने का काम कौन करते हैं, मानकी। और इन्हीं दोनों नाम से इस शासन व्यवस्था का नाम क्या पड़ा है, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था। तो ये स्टेटमेंट तो सही है ना। मानकी डज नॉट गेट एनी शेयर ऑफ द कलेक्टेड रेवेन्यू, तो ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। उनको शेयर, सॉरी क्या पूछ रहा है, एक मिनट, नहीं ये स्टेटमेंट सही है। कोई भी शेयर नहीं मिलता था, सो सब स्वेच्छा से काम करते थे, कोई भी शेयर नहीं मिलता था। तो ऑप्शन नंबर डी भी क्या है, सही है। इन दोनों पे बात करते हैं। द पोस्ट ऑफ मानकी इज हेरिडिटरी। सो क्या मानकी का पोस्ट हेरिडिटरी होता था, यानी वंशानुगत होता था, क्या बोल रहे हो, ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। मानकी का पोस्ट वंशानुगत नहीं होता था। एक लाइन आपको बताया था, पता है क्या, कि दुनिया की, इवन भारत की, ऐसा माना जाता है कि भारत की पहली लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का दर्जा जनजाति लोग किसको मानते हैं, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था को।
क्योंकि ऐसी इसकी शासन व्यवस्था में किस चीज का प्रावधान देखा गया था सबसे पहले, इलेक्शन का, तो वंशानुगत कैसे होगा। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन ये गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सॉरी ऑप्शन ये हो जाएगा क्योंकि पूछ रहा नॉट करेक्ट। सो कौन सा ऑप्शन होगा आंसर, ए। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, गलत है। ठीक है, बाकी सब ऑप्शन सही है, करेक्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत। नेक्स्ट, हाँ जी, क्या होगा इसका आंसर, नाया वॉज द नेम ऑफ द हेड ऑफ द विच ट्राइबल पंचायत, बिरहोर। ठीक है, हाँ या ना। असुर का नहीं होता क्योंकि असुर का क्या होता है, महतो, खड़िया का प्रधान और गोंड का मांझी, और बिरहोर का होता है नाइक। और बिरहोर के ग्राम पंचायत को क्या कहते हैं, नो आइडिया। अभी नोट्स पलट लिया करो भाई। बिरहोर के ग्राम पंचायत को क्या कहते हैं, टंडा पंचायत, और टंडा पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाता है, नाइक। लिखा हुआ नाया है, तो नाइक और नाया सेम ही है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या ऑप्शन में जाओ, बस सेम है, आपको आंसर निकालना है। विलेज हेड ऑफ द पहाड़िया ट्राइबल सिस्टम। देखो 3 तरीके के पहाड़िया होती है, और तीनों पहाड़िया के ग्राम पंचायत को हेड कौन करते हैं, मांझी। वेरी सिंपल, लिखवाया एग्जाम में, आपके नोट्स में मिलेगा। संथाल परगना के क्षेत्र में जितने भी शासन व्यवस्था है, सभी शासन व्यवस्था के जो ग्राम स्तर पे हेड होते हैं पंचायत के, उसके हेड कौन होते हैं, मांझी। नागवंशावली किसने लिखी है, अरे भाई ये भी एक क्वेश्चन है आपका। नागवंशावली के राइटर कौन थे, बेनीराम मेहता। और एक क्वेश्चन पूछा भी गया है कि नागवंशी के राइटर कौन है, वो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में है, देख लीजिए जाकर के। तो बेनीराम मेहता नहीं लिखवाया नोट्स में कि नाग वंशों के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, बेनीराम मेहता से। और इसके आगे की कहानी आपको कहाँ से बताया था कि पुराणों से मिलती है, पूरा स्टार्टिंग से कहानी बताया था कि नहीं, हाँ या ना। सो आपको बताया कि भैया नागवंशों ने शासन स्थापित किया था कब, 83 एडी में। किसने किया था, फानी मुकुट राय ने। उसके पीछे की कहानी आपको पुराणों से मिलती है, और उसके आगे की कहानी बेनीराम मेहता के नागवंशावली से मिलती है। क्लियर है। सो 83 में जब इन्होंने अपना शासन स्टैब्लिश किया, अपना राजवंश स्टैब्लिश किया, नागवंश राजवंश, है ना। उस सिचुएशन में, उस टाइम पे जो इनकी राजधानी थी, क्या थी, क्लियर। और सुतांबे 83 एडी से लेकर के कब तक राजधानी थी, एनीवन। एटी 83 से लेकर के 310 ईस्वी तक सुतांबे राजधानी थी, हाँ या ना। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सुतांबे से, यानी नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि भैया सुतांबे कब, किस वर्ष सुतांबे ट्रांसफर कर लिया, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ करके जेपीएससी बोर हो चुका होगा। अगली बार ये क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। हो सकता है आपसे ये पूछ ले कि सुतांबे से चुटिया राजधानी किस वर्ष स्थानांतरित किया गया। सो 310 में, और किसके शासनकाल में किया गया, तो इसका आंसर क्या है, नृपति प्रताप राय। अब प्रताप राय से आप कंफ्यूजन मत कीजिएगा भैया, चेरो वंश में भी प्रताप राय है जिसने पलामू फोर्ट का निर्माण किया, तो वहां पे गलत नहीं होना चाहिए। क्लियर है। सो प्रताप राय नृपति इसलिए लिख दिया गया यहाँ पे कि आप थोड़ा सा डिफरेंशिएट करें, नहीं भी लिखा होता कोई बात नहीं, आंसर यही होता। 307 एडी में, यानी ईस्वी में से लेकर के 343 ईस्वी तक इनका शासन काल रहा, और 310 ईस्वी में इन्होंने अपनी राजधानी को सुतांबे से ट्रांसफर करके किधर पहुंचा दिया, चुटिया। और चुटिया कब तक रहती है भैया, बता दो, कुछ तो बोलो, नहीं लिखवाया है। चुटिया से कहां ट्रांसफर किया गया,
कोकरा, और 310 से लेकर के 1100 ईस्वी तक कहाँ रहती है कैपिटल? कोकरा। आ रही है बात समझ की नहीं आ रही है? फिर इसके बाद इसको ट्रांसफर कर दिया गया कहाँ? दौसा गढ़। ठीक है जी, तो करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट। Which leader has led the 1955 and 1956 हुल in हजारीबाग? देखो हजारीबाग आपको बताया था कि हजारीबाग में भी संथाल यानी हुल लिखा हुआ है, दिस मीन्स संथाल विद्रोह की बात हो रही है। संथाल विद्रोह का एक एक्सटेंशन हजारीबाग भी पहुंचा था, है या ना? और हजारीबाग से कौन लीड कर रहे थे? लुबिया मांझी, बैरू मांझी और तीसरे अर्जुन मांझी। सो इसके लीडर कौन हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत? आगे बढ़िए। Who was the first president of छोटा नागपुर कैथोलिक सभा? बोलो कि नोट्स में नहीं था कि नहीं? आपको बताया कि छोटा नागपुर उन्नति समाज का गठन किया गया, ठीक है, 1915 में। 1938 में आपको पता है तीनों समाज मिल करके क्या हो गए थे? मर्ज हो गए, और उन्होंने क्या बना लिया था? आदिवासी महासभा। हाँ या ना? ये भी बताया है आपको। लेकिन आदिवासी महासभा के गठन से पहले एक सभा ये भी बनी थी, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा। ये कब बना था? 1928 में। और जब बना था तो उस समय बोनाफाइस लकड़ा इसके प्रेसिडेंट थे, है ना? और इसके सचिव किसको बनाया गया था? एग्निस, ठीक है, बेक। हाँ या ना? लिखवाया था। छोटा नागपुर उन्नति सभा, किसान सभा और तीसरा कैथोलिक सभा, ये तीनों मिलकर के क्या हो गए थे? मर्ज। और मर्ज होकर के क्या बनाए थे? आदिवासी महासभा 1938 में। रमजीत हादसा, बुद्धा राय किस्कू और चंद्राई टुड्डू रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट? पहाड़िया रिवोल्ट से जुड़े हुए लोग हैं ये, ठीक है। बाकी इसको आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। बट जहां तक मुझे पता है इसका आंसर क्या होगा? पहाड़िया रिवोल्ट से जुड़े हुए लोग हैं, संथाल से नहीं है, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट से भी नहीं है, इंडिविजुअल सत्याग्रह से भी नहीं है। बचेगा जो पहाड़िया रिवोल्ट, ठीक है। और ये सही भी आंसर है वैसे, फिर भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा इसको। हाँ जी, झारखंड एरिया ऑटोनॉमस काउंसिल, इसका आंसर है दिसंबर 1994। आपको बताया था जैक, लिखवाया भी था कि जैक का गठन कब किया गया था? 1995 में। लेकिन यहां पे पूछा है कि डिसीजन टेकन टू एस्टैब्लिश, परिषद का गठन का निर्णय कब लिया गया था? तो निर्णय एक रेजोल्यूशन को पास करके, प्रेजेंट करके, प्रस्तावना डाल करके दिसंबर 1994 में, सॉरी 1994 में इसका डिसीजन लिया गया, और 1995 में जैक का गठन करने का प्रस्ताव को पास कर दिया गया टेबल करके। कोई दिक्कत? आगे बढ़िए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। इसका आंसर आसानी से निकलने वाला नहीं था, काफी मेहनत करना पड़ा भैया इस आंसर के लिए। गोपा बंधु दास, लीडर ऑफ द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, वाज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन? किस रीजन से संबंध रखते हैं? तो भैया गोपानाथ बंधु थे कौन मिस्टर? सरायकेला तो पता है, कहीं से आंसर देख लिए होंगे, तो बताइए। हाँ हाँ जी, कौन थे गोपा बंधु दास? इनको उत्कल मणि कहा जाता है। देखो, आंसर की सिंपली देख लेने से अगर आपका काम हो जाए और
एनालिसिस को आप ध्यान से नहीं देखोगे तो इतना तो श्योर है कि नेक्स्ट टाइम जब एग्जाम होगा या इंटरव्यू के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको आधा से ज्यादा चीजें पता नहीं होगी। और आंसर की वो लोग ढूंढते हैं जिसको नेक्स्ट टाइम एग्जाम नहीं निकालना है, ठीक है। क्योंकि भैया इस बार का क्वेश्चन देख करके भी आप क्या कर लोगे, आंसर की अगली बार थोड़ी ना आएगा, ज्यादा ज्यादा अपना मैच कर लोगे। बट आपको ये देखना है कि आपका नॉलेज उससे गेन हुआ या नहीं हुआ। जो क्वेश्चन पूछे गए उसके इर्द गिर्द हमें और 5 इंफॉर्मेशन मिली या नहीं मिली, ठीक है। दौड़ करके कूद करके एक दिन में आंसर की पब्लिश कर देना या आ करके भैया ये लगा लो वो लगा लो, इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है, ठीक है। क्या ये आंसर होगा, जाकर के एक बार पूछना कि भाई काहे होगा। आप बोल दो अगर हम मान लेंगे तो उस हिसाब से भैया हम बोल देंगे हम लड़की है, आप मान लेना, ठीक है। ऐसा तो होता नहीं है, आपको तो प्रूफ करना पड़ेगा ना कि ये आंसर क्यों है, कैसे है, कहां से आंसर आया और ये क्यों आया। मेरे लिए भी, मुझे भी पता है इसका आंसर सरायकेला खरसावां होगा, बट एग्जैक्टली नहीं होगा। इस 4 ऑप्शन में सरायकेला खरसावां को हम चूज करेंगे क्योंकि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। बट सरायकेला खरसावां एग्जैक्टली आंसर नहीं होगा, आंसर है चक्रधरपुर। तो कौन थे भैया, ये मेनली उड़ीसा से संबंध रखते थे। जिस तरह आपको पता है कि बिहार का जब 1917 में गांधी जी को बुलाया गया था चंपारण सत्याग्रह के लिए, तो राजकुमार शुक्ल ने उनको बुलाया था, हाँ या ना। जब झारखंड में भी वो आए थे तो उनको बुलाया गया। सेम उसी तरीके से गांधी जी को उड़ीसा में बुलाने का काम किसने किया था, गोपाबंधु दास। और ये काफी फेमस पर्सनालिटी है उड़ीसा के। अगर आप उड़ीसा पीसीएस को दे रहे होगे तो पूरा गोपाबंधु दास के बारे में आपको पूरी चीज पढ़ाई जाएगी इतिहास के पन्नों में, क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन काफी ज्यादा है। नेक्स्ट टाइम आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि गोपाबंधु दास का सबसे प्रमुख कंट्रीब्यूशन क्या रहा। समाज नाम की इनकी मैगजीन, न्यूज़पेपर, जिसको ये पब्लिश किया करते थे लोगों को अवेयर करने के लिए। और ये समाज नाम की मैगजीन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के समय। समझ में आई बात। इन्होंने बहुत नेशनल स्कूल भी स्टैब्लिश किया, नेशनल स्कूल, राष्ट्रीय विद्यालय, ठीक है। और इनके विद्यालय का नाम है, वो भी मैं आपको लिखवा देता हूं क्योंकि कल पूछ ले आपसे। क्वेश्चन नंबर क्या है, 66। सत्यवादी स्कूल, सत्यवादी स्कूल। इनके स्कूल का नाम है सत्यवादी स्कूल विद्यालय, ठीक है। आ रही है बात समझ। अब इसका आंसर संबंधित है कि भैया सरायकेला खरसावां, तो इसने ऐसा क्या कर दिया था झारखंड में आकर के, कुछ तो पता होगा। आंसर पता है ना सबको, तो बताओ जरा क्या ऐसा कर दिया था इधर आके, बम फेंका, एनीवन? हाँ जी, इल्ले 1920 में नागपुर सेशन हुआ था कांग्रेस का। गोपाबंधु दास ने इस अधिवेशन में पार्टिसिपेट किया था उड़ीसा के प्रोमिनेंट लीडर के साथ, ठीक है, हाँ या ना। यहां दिसंबर में जब यह अधिवेशन कंप्लीट हुआ तब इन्होंने उत्कल कॉन्फ्रेंस, इनकी अपनी एक कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी उड़ीसा के क्षेत्र में, उत्कल कॉन्फ्रेंस। सो उत्कल कॉन्फ्रेंस का सेशन का आयोजन करने की बात थी और प्लेस चुना गया था चक्रधरपुर। और जस्ट ये सम्मेलन खत्म करके अगले ही दिन 31 दिसंबर 1920 को वो कहां पहुंच गए, चक्रधरपुर। और चक्रधरपुर पहुंचने के बाद 1 जनवरी 1921 को उत्कल कॉन्फ्रेंस सेशन को उन्होंने अटेंड किया और यहां पे उन्होंने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए झारखंड में, और दिमाग लगाओ कि उस समय 1936 से पहले का समय है ये, तो उस समय उड़ीसा और बिहार एक ही हुआ करते थे, ठीक है। इसलिए वो उड़ीसा में यानी अपने एडजॉइनिंग एरियाज में पहुंचने के लिए, सरायकेला आपको पता है नीचे से पास में है, तो उन्होंने यहाँ पे कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। और इस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को प्रमोट करने के लिए यहाँ पे सरायकेला या फिर जो भी ईस्ट सिंहभूम का जो पूरा रीजन है उस रीजन में प्रमोट करने का काम किया। बट ऑप्शन में आपको चक्रधरपुर से सबसे सामने रीजन क्या दिखता है,
सरायकेला खरसावा, तो आपका ऑप्शन क्या होगा? आ रही है बात समझ? बाकी ये जो चीज है वो सिर्फ एक जगह मेंशन किया हुआ, ओनली एक जगह, और कहीं मेंशन नहीं है इनका विजिट करने का पर्पस। इवन सरकार के आर्काइव में भी नहीं है, सिर्फ एक रिसर्च पेपर है कांग्रेस की। जब कांग्रेस अपनी सारी अधिवेशन को डॉक्यूमेंट करते थे तो उसमें इसका जिक्र आपको मिलेगा कि गोपा बंधु दास यहाँ पे कहाँ आए थे? चक्रधरपुर, जहाँ पे ये अपने कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर रहे थे। ठीक है जी, आप लिखना चाहो लिख सकते हो। गोपा बंधु दास और जगबंधु सिंह। गोपा बंधु दास और जगबंधु सिंह नागपुर से लौटकर झारखंड के चक्रधरपुर 31 दिसंबर 1920 के दिन पहुंचते हैं। 31 दिसंबर 1920 के दिन पहुंचते हैं और वहां पे उन्होंने उत्कल यूनियन कॉन्फ्रेंस के वार्षिक अधिवेशन में शामिल हुए और यहीं पे इन्होंने झारखंड के लोगों को असहयोग आंदोलन में शामिल होने का आह्वान किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 67। छोटा नागपुर विकास प्राधिकरण और संथाल परगना विकास प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई? आंसर? हाँ जी मिस्टर श्वेत केतु। नो, आंसर क्या है इसका? हाँ 82। क्वेश्चन सही है, सारे के सारे ऑप्शंस गलत हैं। ठीक है, ऑप्शन है 1971 है आंसर करेक्ट। ठीक है, लिख लीजिए। बेसिकली ये क्या था, जब झारखंड राज्य का झारखंड मूवमेंट चल रहा था तो उस टाइम पे एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ। आपको पता है, मैंने आपको पढ़ाया था जयपाल सिंह मुंडा के बारे में, हाँ या ना? सो जयपाल सिंह मुंडा देश की आजादी के बाद धीरे धीरे करके उनके जो एक्शंस थे वो काफी क्या हो चुके थे? इररिलेवेंट। कांग्रेस का शासन पूरे देश में चल रहा था और जयपाल सिंह मुंडा हमेशा पार्टी स्विच कर रहे थे। इसकी वजह से उनका जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा घटता चला गया। घटने की वजह से इनकी जो पार्टी थी झारखंड पार्टी ने चाइना वॉर के दौरान ये डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, अपनी पार्टी को कांग्रेस में मर्ज कर देंगे, क्योंकि जयपाल सिंह मुंडा का खुद उनके झारखंड पार्टी में ज्यादा रेलेवेंट नहीं रहा। लोग उनकी बात नहीं सुनते थे क्योंकि वो पार्टी की भी बात नहीं सुनते थे। इस वजह से उन्होंने बोला कि अगर हमें अपनी पार्टी की या फिर अपने आइडियोलॉजी को या जो झारखंड का जो डिमांड है अगर उसको फुलफिल करना है तो हमें कांग्रेस के साथ ही होकर के करना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस एक मेजर फोर्स है इस समय। 1962 में ये डिसीजन लिया जाता है कि भैया हम झारखंड पार्टी को कांग्रेस में क्या करेंगे? मर्ज कर देंगे। और इसके लिए एक एग्रीमेंट तय की जाती है, एक एग्रीमेंट साइन होता है। आ रही है बात समझ? और इस एग्रीमेंट के तहत ये किया जाता है कि भैया झारखंड राज्य कब मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो कल की बात है। फिलहाल हम आपके लिए पूरा झारखंड, जो मेनली मैंने आपको क्लास में बताया था, झारखंड मीन्स व्हाट? छोटा नागपुर हरियाणा का एरिया और दूसरा संथाल परगना का एरिया और उसके आसपास के एडजॉइनिंग एरियाज छोटा मोटा मिला लो, इन्हीं को मिला करके हम क्या बोलते हैं? झारखंड।
सो बताया गया कि ठीक है, पूरे बिहार के अंदर जो झारखंड का एरिया है, जिस रीजन का डिमांड आप कर रहे हैं एक सेपरेट राज्य के रूप में, तो हम फिलहाल के लिए ये कर सकते हैं कि आपका रीजन जो बहुत पिछड़ा हुआ, जैसा आप बोल रहे हो, उस चीज के लिए, विकास के लिए हम एक विकास प्राधिकरण बना देंगे। और ये डील साइन हुआ था इसी समय कि अगर हम पार्टी में मर्ज होते हैं, जबकि मेजरली क्या था, अनकंडीशनल था कि हमें कोई कंडीशन फुलफिल नहीं करना, सिर्फ एक तो कंडीशन मानी गई थी कि भैया एक एग्रीमेंट तय हुआ और इस एग्रीमेंट के तहत ये डिसाइड हुआ कि संथाल परगना रीजन और छोटा नागपुर परगना रीजन को सेपरेटली शासन करने के लिए, उसके विकास के लिए हम 2 प्राधिकरण बनाएंगे। और वो 2 प्राधिकरण बनाने का ही जो एग्रीमेंट के तहत डिसीजन लिया गया 1971 में, ये 2 प्राधिकरण बने। छोटा नागपुर डेवलपमेंट, यहाँ पे एक नाम छूटा हुआ है, ऑटोनॉमस अथॉरिटी, और संथाल परगना डेवलपमेंट ऑटोनॉमस अथॉरिटी। और इसका गठन किया गया था, डेट एग्जैक्टली लिखवा दे रहा हूं, 13 नवंबर 1971। 13 नवंबर 1971 को ये 2 प्राधिकरण बना। अदरवाइज आप छोटा नागपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी सर्च करोगे, आपको कहीं कुछ मिलने वाला नहीं है। और इसका ऑप्शन जो है वो गलत है। बाकी आयोग जाने कि क्या पूछा, क्यों पूछा, ऑप्शंस क्यों दिया, ऐसा टोटली आयोग पे निर्भर करता है। बट ये क्वेश्चन ही गलत है। मतलब क्वेश्चन तो फिर भी सही है, लेकिन क्वेश्चन के चारों ऑप्शंस गलत है। ठीक है, नेक्स्ट, इन द ओराव ट्राइब हाउ मेनी जनरेशंस आर मैरिज प्रोहिबिटेड इन द मदर्स गोत्रा एट द टाइम ऑफ द चिल्ड्रन मैरिज? हाँ जी, इसका आंसर बताइए। काहे, ये भी बताइए क्यों। आप कुछ भी बोलोगे मैं नहीं मानूंगा। कैसे तय करोगे, इसका आंसर कहां से निकलेगा? कहीं पे है आंसर? हम नहीं लिखवाए हैं। अच्छा चलो दूसरा क्वेश्चन पूछ लेते, देखते हैं कितना नॉलेज है। पिताजी के साइड से कितना जनरेशन में शादी करोगे? 5 के बाद? हाँ जी, एनीवन? 2? देखो भैया, हम जितनी बार पढ़ाया ट्राइब या फिर हिंदू समाज या कोई भी समाज को पकड़ लो, जनरली गोत्र में शादी करना वर्जित होता है, हाँ या ना? इसे हम इंग्लिश में गोत्र में शादी करना वर्जित को हम क्या बोलते हैं? एक्सोगैमी को प्रैक्टिस करते हैं, इंडोगैमी प्रोहिबिटेड होता है, हाँ या ना? अब ये सवाल आता है कि भैया ओराव ट्राइब में, तो भैया ओराव ट्राइब हो या कोई भी ट्राइब हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ओराव देता या कोई और ट्राइब देता, तो ऐसा कुछ नहीं है कि अलग ट्राइब में अलग सिस्टम है और इस जनजाति में कुछ अलग सिस्टम है। यहाँ पे ओराव ट्राइब बस दे दिया आपको ऐसे ही। हाउ मेनी जनरेशंस ऑफ मैरिज आर प्रोहिबिटेड इन द मदर्स गोत्र? माँ के गोत्र के लाइन को अगर पकड़ोगे तो कितने जनरेशन तक आप सेम गोत्र में शादी नहीं कर सकते हो? इसका आंसर 3 होगा, करेक्ट। बट इसका क्वेश्चन पूछने के पीछे लॉजिक और इसका आंसर कहाँ है, ये ढूंढ के कोई निकालना और निकाल करके मुझे क्लास के बाद दिखाना। आपको इसका आंसर कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका डायरेक्ट आंसर नहीं है। और ये क्वेश्चन बहुत जिसको बोल सकते हो एक्सट्रीम लेवल पे बढ़िया क्वेश्चन था। आपको आंसर पता है, लेकिन एग्जाम में आप टिक नहीं लगा हुए सही से, क्योंकि आपको पता नहीं होगा, हाँ या ना? तुक्का, वेरी गुड। इस क्वेश्चन को पूछने का पीछे का पर्पस था, इस चीज का जिक्र आप इनडायरेक्टली निकालोगे, इसके लिए आपको थोड़ा पॉलिटी समझना पड़ेगा। अगर आप करंट अफेयर को ध्यान से पढ़ते हो और बहुत डिटेल में पढ़ते हो, या फिर हिंदू न्यूज़पेपर को बहुत डिटेल में पढ़ते हो, वहां से इसका आंसर आपको निकल जाता। हिंदू मैरिज एक्ट नाम सुने हो? हिंदू मैरिज एक्ट का लागू कब हुआ था? हाँ जी, हिंदू मैरिज एक्ट काफी ज्यादा न्यूज में है बिकॉज ऑफ यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, हाँ या ना? सामान्य संहिता,
यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि पूरे भारत देश के अंदर सभी लोगों के लिए एक ही समान कानून नागरिक रूप से, ठीक है, सिविल मैटर में होगा, हाँ या ना। हिंदुओं के लिए, जिसमें जैन, सिख, ये लोग सब इंक्लूड हैं, उसके लिए कौन सा कानून अभी वर्क करता है? हिंदू मैरिज एक्ट 1955, यानी शादी का कानून, डाइवोर्स का कानून, इनहेरिटेंस का कानून, ठीक है, कि संपत्ति पिताजी की किसके पास जाएगी, ये सब कानून का जिक्र कहाँ पे है? हिंदू मैरिज एक्ट। इसको पास करने के चक्कर में जब फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे BR अम्बेडकर, उन्होंने रिजाइन भी कर दिया था अपने पद से, और 1955 में जाकर के हिंदू मैरिज एक्ट पारित हुआ, जो आज पूरे हिंदू समाज को गवर्न करने का काम करता है सिविल मैटर्स में। मुस्लिमों के लिए शरीयत लॉ होता है, क्योंकि उनका सिविल मैटर शरीयत लॉ से होता है, और इन्हीं सब चीजों को हटा करके एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात करी जा रही है, जिससे देश में एक समान रूप से नागरिकता और नागरिक अधिकार या नागरिक से संबंधित जितने भी कानून हैं वो एक ही लॉ के आधार पर गवर्न करें, हाँ या ना। अब आता है इसमें ट्राइब। मेजर डिबेट है कि अगर यूसीसी लागू हो जाएगा तो ट्राइबल लोगों की जो अपनी कस्टम है, ठीक है, अपनी परंपराएं हैं, उसका भी हनन होगा, क्योंकि जब यूसीसी लागू होगा तो वो ट्राइब पे भी लागू होगा और मुस्लिमों पे भी लागू होगा, हाँ या ना। सो ट्राइब की जो अपनी लोकल कस्टम है उसको वो प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। क्लियर बात? इस चीज के लिए यूसीसी के अंदर सेक्शन 5 में एक क्लॉज डाला गया है, और उस क्लॉज के अंदर एक दूसरी शादी की व्यवस्था है, दैट इज कॉल्ड सपिंदा रिलेशनशिप। और सपिंदा रिलेशनशिप इस साल बहुत ही हॉट टॉपिक था, और ये क्वेश्चन सपिंडा की वजह से ही पूछा गया। अदरवाइज उराव जनजाति का पूछना या ये गोत्र का पूछना, आप पूरा इंटरनेट और चैट जीपीटी या एआई की कोई भी चीज को खंगाल लो, आपको एग्जैक्टली इसका आंसर कहीं नहीं मिलने वाला है, क्योंकि कहीं पर भी डॉक्यूमेंटेड नहीं है उराव जनजाति अपने गोत्र में 5 लोगों, माँ के साइड से, पिताजी के साइड से शादी वादी नहीं करता, ऐसा कहीं नहीं मेंशन है किसी भी जगह पे स्पेसिफिकली। सपिंडा मैरिज एक्ट क्या कहता है? पहले तो सपिंडा क्या है ये समझ लो भैया। पिंड, पिंड जानते हो ना, पंजाब में बोलते हैं पिंड, अपने परिवार के लोग। सपिंडा का मतलब है हमारे आम परिवार के लोग। हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर ये सपिंडा रिलेशनशिप वो रिलेशनशिप है कि अपने ही माता और पिताजी के लीनिएज में जाकर के अगर हम कोई रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। इस चीज का क्लॉज हिंदू मैरिज एक्ट में दिया गया है कि भारत देश के अंदर बहुत सारे अलग अलग जनजाति, जाति और अलग अलग संप्रदाय के लोग हैं जो हिंदू धर्म को फॉलो नहीं करते हैं, उनके अपने पारंपरिक कस्टम लॉज हैं। उस लॉज के अंदर एक ट्राइब भी है, और ट्राइब का भी अपना कस्टम लॉज है जिसको वो फॉलो करते हैं, हाँ या ना। सो जो लोग अपने लोकल कस्टम लॉज को फॉलो करते हैं उनके केस में ये अपवाद लागू होगा सेक्शन 5 के तहत, कि ऐसे रिलेशनशिप को क्या बोला जाएगा? सपिंडा। कि जो लोग हिंदू मैरिज एक्ट के तहत शादी नहीं कर रहे हैं उनके लिए एक्सेप्शन कौन सा है? सपिंडा। लेकिन सपिंडा के अंदर आना चाहिए, और इसके लिए एक केस गया था दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर, और दिल्ली हाई कोर्ट ने इस चीज को लेकर के वर्डिक्ट दिया, बहुत सारी चीजें क्लैरिफाई की, जिसकी वजह से ये न्यूज का कारण बना। इसमें यह कहा जाता है, जनरल है सभी के लिए, जो हिंदू मैरिज एक्ट से अलग अपने पारंपरिक लॉज को या कस्टम को फॉलो करते हैं, उनके लिए पिताजी के साइड से 5 जनरेशन तक विवाह वर्जित है, और मदर के साइड से 3 साल तक के लिए विवाह वर्जित है। समझ में आई बात? तो 5 साल और 3 साल। और इस बार यूपीएससी का जो मेंस होगा, आप देखोगे ये क्वेश्चन आपको वहां मिलेगा पूरा इन डिटेल मेंस में, ठीक है, क्योंकि सपिंडा पीटी और मेंस के लिए सबसे ज्यादा यूपीएससी की हॉट टॉपिक में इस साल विराजमान है। आ रही है बात समझ? पूरा इसका पीछे का बैकग्राउंड, कोर्ट केसेस एटसेट्रा एटसेट्रा, आपको हिंदू न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर में पूरी तरह से इसको एक्सप्लेन किया गया है जनवरी के मंथ में। आप जा करके इसको रेफर कीजिए। और आपको एक बात पता होना चाहिए कि हम क्यों बात कर रहे हैं यहाँ पे। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत हिंदू मैरिज एक्ट ट्राइबल पे भी लागू होता है, ये आपको इन्फ्रेंस लगाना होगा, क्योंकि मैंने आपको क्लास में बताया था कि झारखंड के अंदर या फिर पूरे देश के अंदर किस चीज का डिमांड किया जा रहा है? सरना कोड, कि भैया आदिवासियों के लिए एक अलग कानून होना चाहिए। जहां पे जिसके कानून है उसको तो हम हटा करके यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रहे हैं, और लोग बोल रहे हैं कि हमें सरना कोड चाहिए।
तो जो टेक्निकली आज के इस माहौल में पॉसिबल नहीं है। हम सभी सिविल लॉज को मर्ज करने की बात कर रहे हैं और आप कह रहे हो कि हमारे लिए एक आदिवासियों के लिए एक अलग से कोड लेकर के आओ। तो सरना कोड भी एक हीटेड टॉपिक है और इसके अंदर आप सरना कोड को भी जिक्र कर सकते हो। आज के डेट में आदिवासी जनजाति का सभी शादी विवाह या इनहेरिटेंस जो है वो किस लॉ के अंदर आता है? हिंदू मैरिज एक्ट, क्योंकि आदिवासी भी हिंदू जनजाति के ही अंतर्गत आते हैं। समझे हाँ या ना? क्लियर है जी? कोई दिक्कत? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3। देखो आंसर जानने से नहीं होगा कि भैया आंसर जान लो, आंसर का आपको तरीका पता होना चाहिए। चलो मान लेते हैं पीटी में आपने भैया कितना 400 में 325 मार्क्स ले आया, ठीक है, लगा के मेंस में क्या करोगे? वहां तो नहीं बोलोगे सर 3, एक लाइन लिख के आ जाना 3। 500 वर्ड लिखने होंगे तो यू नीड फॉर्डर कंटेंट। कंटेंट कहां से आएगा? तो अपने बार बार कहता हूं अपने तैयारी को अपग्रेड कीजिए। आंसर पता है ना? मार्केट में बहुत से आंसर बताने वाले लोग हैं, बट उसकी डिटेल एनालिसिस करने की जरूरत है, जिससे आपका मेंस जो अभी 2 महीने के बाद होगा, जिसका निकल रहा है, उसको इसी एनालिसिस से बहुत सारे आंसर्स वो लिख सके या उस आंसर्स के लिए आपके पास कंटेंट हो। पीटी निकालना तो पर्पस नहीं है, 1000 बार बोल रहा हूं। और पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई करना है तो बेटर है कि पढ़ाई छोड़ दो, क्योंकि अंत में कुछ हासिल नहीं होगा। आपको वक्त बर्बाद होगा, पैसे बर्बाद होंगे और सबसे ज्यादा डिप्रेशन का शिकार बनोगे इस चीज में, क्योंकि तैयारी में गोल गोल लूप में घुसते रहोगे और कभी पूछ नहीं पाओगे कि निकल काहे नहीं रहा। ठीक है, उसके बाद सीजीएल का वेट करोगे जो 6 सालों में एक बार होता है, ठीक है, और सीजीएल ही निकाल सकते हो 1 शॉट एग्जाम। सो बेटर है जेपीएससी करने आए हो और यूपीएससी करने आए हो तो आपका हर एक पीटी के क्वेश्चन पे, और पीटी जितना भी देख रहे हो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका मतलब कि अब वो मेंस के लेवल पे, सॉरी यूपीएससी के लेवल पे जा रहा है। पेपर 1 पकड़ लो या पेपर 2 पकड़ लो, एनालिटिकल पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन पूछ रहा है। पेपर 1 में जितना भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन था सब एनालिटिकल था, जहां पे आपको कैलकुलेट करना है भैया भारत का लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड एटसेट्रा एटसेट्रा। आपके पास इंफॉर्मेशन से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे भी जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया एल्गल ब्लूम का, ये सब का भी आंसर आपको डायरेक्टली नहीं मिलेगा। समझ में आई बात? बेटर है अपने दिमाग को तेज कीजिए, ठीक है। इंफॉर्मेशन के साथ आपके पास कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए। आंसर टिक करके कोई काम नहीं होने वाला। आ रही है बात समझ? क्यों पूछा, कहाँ पूछा, एग्जाम के बाद आंसर की से ज्यादा आपके पास ये होना चाहिए था क्वेस्ट कि गूगल करें, रिसर्च करें, सर्च करें और ढूंढ करके आंसर निकाले खुद से। हर चीज आपको स्पून फीडिंग चाहिए, तो जो स्पून फीडिंग करा रहा है टीचर जेपीएससी वो निकाल के चला जाएगा, ठीक है, और आपका ऐसा ही रह जाएगा। तो क्योंकि आपको तो चम्मच से चाहिए, है ना, आपको तो मेहनत करना नहीं है। आ रही है बात समझ? सो बेटर स्टार्ट, ठीक है। अपने सोर्सेस करेक्ट करो और सही तरीके से प्रिपरेशन करो, जो आपको कंप्लीट एक इंसाइट दे किसी भी टॉपिक के बारे में। क्लियर? नेक्स्ट, व्हाट वाज द पॉपुलर अटायर ऑफ द मुंडा वुमेन? आंसर लिखवाया था आपको, ठीक है। ये आपको भैया मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, मुंडा ट्राइब की, और कहीं ज्यादा से ज्यादा मेंशन नहीं होता है। सो विमेन की जो अटायर होती है उसे हम क्या बोलते हैं? पड़िया, साड़ी, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा पड़िया। नेक्स्ट, हु वाज द थर्ड गवर्नर? वेद मेरवा। स्टैटिक है, आगे। दूसरे नंबर पर जो अतिरिक्त प्रभार किया था विनोद कुमार। अब वो स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है तो अतिरिक्त प्रभार को जनरली हम काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। जब भी गवर्नर पूछा जाए और अगर मेंशन नहीं हो ऑप्शन में कि अतिरिक्त प्रभार के साथ, तो हम उसको काउंट नहीं करते, ना ही राष्ट्रपति के केस में, ना ही उपराष्ट्रपति के केस में, ना ही किसी में, नंबरिंग में स्पेसिफिकली, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। 160 दिन तक रहा था वो 50 दिन तक रहे, प्रधान राष्ट्रपति 5 साल तक रहे। अतिरिक्त प्रभार उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उसे काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए आगे, किधर है? इन द बजट 2022 और 23 झारखंड गवर्नमेंट स्पेंड 13.5% मनी ऑन एजुकेशन। इकोनॉमिक सर्वे का है ये क्वेश्चन। इकोनॉमिक सर्वे के आधार पे एजुकेशन को दिया गया। क्लियर है? सोशल वेलफेयर को ज्यादा नहीं मिला, 8.87% के अराउंड है।
सो आंसर आपका एजुकेशन होगा, जिसमें एलोकेशन किया गया था 12.54% के अराउंड, और जब इकोनॉमिक सर्वे आया तो ये परसेंटेज निकल के आया कि हम थोड़ा सा ज़्यादा खर्च कर दिए हैं 13.54% के अराउंड, क्योंकि यहाँ पे पूछा है स्पेंट, खर्च कितना किए। जो 2023 में 24 के अराउंड इकोनॉमिक सर्वे आता है, जो पिछले साल के बजट का निर्धारण किया गया, कितना खर्च हुआ उसका हिसाब किताब इकोनॉमिक सर्वे में होता है, और बजट आने वाले साल के लिए होता है कि हम कितना खर्चा करेंगे। सो स्पेंट के आधार पे भैया एजुकेशन का जो परसेंटेज है पूरे बजट का हिस्सा, वो कहाँ गया, किस पे, 13.5% एजुकेशन पे। नेक्स्ट, बहुत इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं भी जानते तो भी आंसर लगा देते दिमाग का इस्तेमाल करके। कटाहा ब्राह्मण, जनरली हिंदू धर्म में कंटाहा ब्राह्मण बोलते हैं। सो कंटाहा ब्राह्मण का काम क्या है, आपको पता है, मरने के टाइम भी वो प्रकट होते हैं, और उसके बाद फिर जो पूजा पाठ है, कर्मकांड है, वो सारी चीज़ों को करवाते हैं। सो डेथ, गौदान हो या फूड हो, दान में बहुत कुछ लेते हैं, पलंग वलंग टीवी वूवी सब कुछ ले लेते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा आंसर, डेथ। चलिए देखना जायदाद ना मांग ले किसी दिन। Who wrote the book named खरिया लोक कथाओं का साहित्यिक एवं सांस्कृतिक रोज किरकिट्टा। फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। किस भाषा में, ये क्वेश्चन नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है। हाँ जी मिस्टर रोज किरकिट्टा, हाँ जी, ऐसे कैसे, थोड़ा, हाँ जी, एनीवन, किस भाषा में भैया लिखती है ये, देख रहे हो, देख रहे हो ना, चलिए, हाँ जी, सरहुल, आपको पता है फेस्टिवल ऑफ फ्लावर, हाँ, तो किसने बोला जदुर, तो बताइए जरा, जदुर होता क्या है, डांस, कौन करते हैं, कौन सी जनजाति, उरांव जनजाति, ठीक है। सो सरहुल फेस्टिवल के दौरान जो डांस परफॉर्म किया जाता है उरांव जनजाति के द्वारा, उसे हम क्या बोलते हैं, जदुर, और इसका आंसर भी क्या होगा, जदुर। नेक्स्ट, वेरी इजी, डोमकच, शादी विवाह में जो शादी बराती होती है उधर, ये एक बहुत फेमस डांस है डोमकच। नेक्स्ट, बेतला नेशनल पार्क इज रिजर्व्ड फॉर टाइगर। नेक्स्ट, संथाल, आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा संथाल, ठीक है। चलिए, कितना परसेंटेज है संथाल, सही है, सही है, अगली बार परसेंटेज पूछना चाहिए। फर्स्ट नोन पोएट ऑफ नागपुरी, नागवंश के शासक थे ये। सो इन्हें माना जाता है 17वीं सेंचुरी में इन्होंने बुक लिखी थी, और उसे माना जाता है कि ये नागपुरी भाषा में पहली लिखी हुई बुक है, जिसके जो पोएट हैं उनके बारे में हमें क्लियर जानकारी है, दैट इज रघुनाथ नृपति, ठीक है। बाकी रुद्र सिंह भी हैं, सब ये लोग राइटर हैं, पोएट ही हैं सारे के सारे। 1886 में भीमराव सोलंकी हैज पब्लिश्ड अ ग्रामर बुक टाइटल डैश फ्रॉम ब्राह्मण, हाँ जी, हो काजी। इसका आंसर है कि बनारस से ये अपनी पब्लिकेशन पब्लिश करते थे, ग्रामर बुक इन्होंने लिखा है, और क्या बुक लिखा है, हो काजी, ठीक है। हो दुरान, हो भाषा में लिखी गई बुक है, ठीक है, जिसे लिखा है WG आर्चरी ने। नेक्स्ट, हु वॉज द ऑथर ऑफ द नागवंशावली, बता ही दिया आपको, बेनीराम मेहता। नेक्स्ट, अब जगमनी रामायण रिटन इन द 7th सेंचुरी वॉज ब्यूटीफुल वर्क ऑन विच लैंग्वेज, इसका आंसर क्या होगा,
देखो इसका आंसर में डाउट है मुझे, क्योंकि ये जो बुक है वो एग्जैक्टली मिल नहीं रहा कि इसका बुक का आंसर कहाँ है, बट थोड़ा बहुत कुरमाली पे जा सकते हो इस जगमनी रामायण का, ठीक है। बाकी इसको डाउट में रखना फिलहाल के लिए। इसका आंसर आयोग जो बताए वही बताना, क्योंकि इसका सोर्स नहीं मुझे मिल पा रहा, और इवन ये बुक का नाम भी मैंने पहली बार ही सुना है, सो आइडिया नहीं है मुझे कि ये कहाँ से पूछा है क्वेश्चन, और ये बुक में एग्जैक्टली है क्या नहीं पता, ठीक है। बाकी जितना मैंने पता किया है झारखंड के विशेषज्ञों से, तो उन्होंने बताया कि कुरमाली भाषा है, बट उन्होंने ये नहीं बताया कि कहाँ है, क्यों है, कैसे है, तो इसलिए मैं आपको क्लेम नहीं कर रहा, ठीक है। उन्होंने बताया कि ऐसा कहीं सुना है, पढ़ा है, देखा है, जानते हैं, लेकिन एग्जैक्टली ये कौन भाषा में लिखा है, जगमानी रामायण का राइटर कौन है, ये सबका आइडिया नहीं है, इसलिए इसको डाउट में रखना। एक क्वेश्चन सिर्फ डाउट में जाएगा, दैट इज दिस वन। व्हाट वाज द नेम ऑफ द पोएट्री बुक रिटन इन द खड़ी बोली बाय पंडित रामचीज सिंह? देखो पंडित रामचीज सिंह की तो भैया सब लिखी हुई है, बट खड़ी बोली, सारा बुक खड़ी बोली में भी है, तो वहां पे भी आप सेग्रीगेट नहीं कर सकते हो, आप सिर्फ कर सकते हो इस चीज पे, पोएट्री की बुक कौन सी है। अगर आप बात करोगे, इसका आंसर है भाग्य चक्र, ललिता उमाशंकर, ये नॉवेल्स उपन्यास है, हाँ या ना, और ये भी बुक भाग्य चक्र है। ये जो आंसर है, ये बुक किस चीज की बुक है? पोएट की, ठीक है। गवर्नमेंट के वेबसाइट पे ये ऑलरेडी दिया हुआ है, बट ये जो है बेसिकली इनकी नहीं है बुक, प्रलाप, ठीक है, प्रलाप इन्होंने नहीं लिखी है। क्लियर? चलिए आंसर क्या होगा? भाग्य चक्र। सोर्स पूछिएगा, बता दूंगा मैं क्लास के बाद कि कहां पे है ये सोर्स, ठीक है। नेक्स्ट वन, वेरी इजी, क्लास में आपको बताया है। फर्स्ट, डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन कॉलेज, लिखवाया भी था आपको। चलिए, हजारीबाग में है ये कॉलेज, जिसका बाद में संत कोलंबा नाम रख दिया गया, और गांधी जी यहाँ पे। नेतरहाट, 15 नवंबर 1954, बिल्कुल सही। 60 बच्चों की बैच से लिया गया। वेबसाइट पे जाओगे, पहला 4 लाइन यही मिलेगा। चार्ल्स नेपियर पहले थे, और ये गुमला में नहीं है, ठीक है, ये लातेहार में है। कुट को मेंशन कर लीजिए, 1 2 3, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और आपको ये भी बताया था कि दूसरा सैनिक स्कूल भी खोला जा रहा है, हाँ या ना। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, वेरी इजी, क्लास के नोट्स में आपको बताया, 9 दिसंबर 1926 मैकफेरॉन कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद, ठीक है, रॉयल स्कूल ऑफ माइंस के तर्ज पर यहां पे भी एक स्कूल का गठन किया गया था, दैट इज ISM, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, 1926 में, हाँ या ना। नेक्स्ट, बोकारो स्टील सिटी, एक्चुअल क्वेश्चन है। चेस, नीरज कुमार मिश्रा चेस शतरंज के खिलाड़ी है। जयपाल सिंह, गोल्ड मिला था इनको, बताया था आपको, 1928 में ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया था। वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है, एम्स्टरडैम ओलंपिक्स 1928। नेक्स्ट, जापान 4-0 से हरा करके इंडिया ने इस विमेन एशियन चैंपियनशिप की ट्रॉफी को हासिल किया था, 4-0 से हरा करके जापान को। आगे, दीपक मंडल, फुटबॉल के खिलाड़ी हैं ये। चलिए, हाउ डू द प्रोविजन ऑफ द इंडियन लिमिटेशन एक्ट अप्लाई टू द ऑल सूट्स अपील एंड एप्लीकेशन अंडर द छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट? चलिए, ये आपको पताया भी है, क्लास में पढ़ाया भी है, आखिरी दिन कराया था कि लिमिटेशन के बारे में, और आपको बोला था कि छोटा नागपुर लिमिटेशन पे लगाया जाता है कि कुछ कानून, तो लिमिटेशन एक्ट की बात मैंने करी थी। देखो, प्रोविजन ऑफ द इंडियन लिमिटेशन एक्ट लागू होगा, और लास्ट क्लास में बोला भी था कि जहां पे भी लिमिटेशन एक्ट लागू होगा वहां पे छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट को कॉम्प्रोमाइज होना पड़ेगा। सो जहां पे भी इनकंसिस्टेंट है वहां पे इंडियन लिमिटेशन एक्ट को लागू किया जा सकता है, ये भी आपको बताया था। आगे बढ़िए, where shall appeal lie against the order passed by the deputy commissioner in a suit tried by him under section 139A and section 139 of the Chota Nagpur?
क्लास में आपको बताया था 5,000 से कम और 5,000 से ज़्यादा की वैल्यू, हाँ या ना? सो कहाँ पे जाएगा? वो डिपेंड करता है कि या तो जुडिशियल कमिश्नर के पास जाएगा या तो कोर्ट के पास जाएगा। अगर 5,000 से वैल्यू कम है तो जुडिशियल कमिश्नर के पास अपील का प्रावधान है, और अगर 5,000 रुपए से क्या चीज, जमीन की वैल्यू या फिर डिस्प्यूट की वैल्यू, इन दोनों चीजों में कोई भी चीज अगर 5,000 से ऊपर की वैल्यू है तो किधर जाएगी? सीधा कोर्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एज पर द छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, टेन्योर मीन्स, बताया है आपको, टेन्योर का मीन्स ऑक्युपेंसी, नॉन ऑक्युपेंसी, अंडर राइट, और ये सिर्फ नहीं होगा, लिखवाया है। ठीक है, आखिरी दिन आपको ये बताया था सारा कि इसके लिए मुंडारी खुद कटीदार इंक्लूड नहीं होते टेन्योर में, हाँ या ना? चलिए आगे बढ़िए। इसमें एक जो बचा हुआ है वो क्या होगा? रैयत। चार ही चीज होते हैं, रैयत, अंडर रैयत, ठीक है, नॉन ऑक्युपेंसी और ऑक्युपेंसी। चलिए आगे बढ़िए। वेदर द प्रोसीजर कोड, ये भी आपको बताया था, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1900 एक्ट वुड बी अप्लाइड फॉर द ट्रायल बिफोर द डिप्यूटी कमिश्नर इन अ मैटर ऑफ छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट। ये आपका हो जाएगा पार्शली एप्लीकेबल। द स्टेट गवर्नमेंट विल डिसाइड वेदर द प्रोसीजर इन नॉट मेंशन, नहीं, पार्शली एप्लीकेबल बी होगा इसका आंसर। इसका आंसर बी है, पार्शली एप्लीकेबल होगा, स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करेगा। नेक्स्ट, ये क्या हो गया? अंडर सेक्शन, क्वेश्चन पेपर, अच्छा, अंडर सेक्शन 17 ऑफ द छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, पर्सन इज सेटल्ड रैयत हु इज अ पीरियड ऑफ, बताओ, लास्ट ईयर बताया था, लास्ट क्लास में 12 साल, जो 12 साल तक नहीं रहेंगे, बोला था ना जी, और एक्सटेंशन 3 साल का मिलता है, ये भी बताया था आपको। आगे बढ़िए, देखो 12 ऑप्शन में है। अंडर द लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट, द गवर्नमेंट एस्टैब्लिशेस द लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट अथॉरिटी। द कंपोजिशन ऑफ द अथॉरिटी शैल कंसिस्ट ऑफ 1 पर्सन, एक आदमी का सिर्फ समिति बनेगा इस एक्विजिशन अथॉरिटी में, सिर्फ एक आदमी की समिति बनेगी, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 पर्सन। आगे बढ़िए। Under which of the following section of the Land Acquisition, Rehabilitation, Resettlement Act, the special provision for the scheduled caste and scheduled tribe are mentioned in section 41? ठीक है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के बारे में कहां पे मेंशन है? शेड्यूल 41 में। ठीक है, नोट्स पलट के देखिए, एससी और एसटी एक्ट के बारे में लिखवाया था, मे भी शायद देख लेना। अंडर द एसपीटी एक्ट, a रैयत हैज द राइट टू इरेक्ट बिल्डिंग। सेक्शन 17 के अंदर आपको बताया था कि एक रैयत के पास अधिकार होता है कि अपनी जोत के ऊपर वो किसी भी बिल्डिंग को इरेक्ट कर सकता है, हाँ या ना? तो ये कहाँ आ जाएगा? सेक्शन 17 में। इस क्लॉज पूछा, लिखवाया है आपको, पूरा एसपीटी पढ़ाया है। सो याद होगा तो बनाए होगे, नहीं याद होगा तो नहीं बनाए होगे। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैकेंट लैंड अंडर द संथाल परगना? हाँ जी, खाली भूमि, याद है, क्लास में बताया था, खाली भूमि किसे कहते हैं? अबैंडन होल्डिंग वेयर द रैयत हैज डाइड विदाउट हायर, होल्डिंग विच इज यूज्ड एज अ ग्रेजिंग लैंड। आंसर हो जाएगा आपका डी। अगर किसी ने किसी होल्डिंग को अबैंडन कर दिया है, और यही बस दोनों है, या फिर कोई भी रैयत अपने उत्तराधिकारी के बगैर अगर मर जाए, तो ऐसे होल्डिंग को हम खाली भूमि दर्जा डिक्लेयर कर देंगे, हाँ या ना? और उसके बाद जब डिक्लेयर होने के बाद फिर डिसाइड करेगी डिप्यूटी कमिश्नर कि कैसे इसको रीसेटलमेंट करना है। ठीक है, बंदोबस्ती। आगे बढ़िए। सेक्शन 17 या 18 चेक करके बता देता हूं, रुक जाओ, वेट द सेकेंड। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर बोलो। 1 मिनट देखने दो, मे बी एटीन है आंसर।
चेक कर लो एक बार, मे भी 18 हो सकता है, 17 या 18, 18 है, देख लेना, मे भी 18 होगा, एग्जैक्टली मुझे अभी याद नहीं आ रहा, मैंने इसका लिखा है 18 या 17, देख लेना एक बार, आई थिंक 17 और 18, ये दोनों तो नहीं है, ये दोनों में देख लेना एक बार, चेक कर लेना, नोट्स में चेक कर लेना कौन है। आगे क्या है, 18 है ना, 18 होगा, चलो नेक्स्ट अंडर द संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, अ पीस ऑफ ग्रेजिंग लैंड कैन बी यूज्ड एंड सेटल्ड फॉर द कल्टीवेशन, नेवर लिखवाया है, कभी भी कोई भी ग्रेजिंग लैंड है संथाल परगना के अंदर, उसको कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल कभी नहीं किया जा सकता, दैट इज नेवर। सो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़िए, ठीक है, हो गया। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से लोटा पहाड़ की मुख्य पहचान क्या है? इसका आंसर है प्रस्तरकालीन आदि मानवों का केंद्र, स्टोन एज, लोटा पहाड़, सेंटर ऑफ द स्टोन एज प्रिमिटिव ट्राइब, ठीक है। सो स्टोन एज के समय लोटा पहाड़ प्लस लोटा पहाड़ के अलावा चतरा के अलावा हजारीबाग, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट प्लेसेस हुआ करते थे, चक्रधरपुर, ये सब काफी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी, करेक्ट कर लीजिएगा। देखो इसका जो आंसर है जहांगीरनामा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा एरर है, मतलब क्वेश्चन सही है लेकिन ऑप्शन में श्यामचंद्र लिखा है सुंदर की जगह, ठीक है, बाकी आंसर नहीं होगा, श्यामचंद्र होना चाहिए। तो मान के चलो जो डी लगाए या फिर आयोग इस क्वेश्चन को गलत डिक्लेयर कर दे बिकॉज ऑफ कंफ्यूजन, क्योंकि जहांगीरनामा का बुक खोलो, उसमें सर्च करो, आपको हाथी के बारे में बहुत बार 216 बार जिक्र मिलेगा, लेकिन श्यामचंद्र का जिक्र मिलेगा, बाकी तीनों ऑप्शन का जिक्र कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। इसको मैंने चेक भी दोबारा किया कि हो सकता है इन केस हो, पूरा जहांगीरनामा से सर्च किया, टोटल ओरिजिनल जो जहांगीरनामा है, मगर नहीं मिला, ठीक है, सिर्फ श्यामचंद्र के बारे में जिक्र है। रोहिणी क्लास में पढ़ाया है कि सबसे पहले 1857 का रिवोल्ट झारखंड क्षेत्र में किस स्थान से शुरू हुआ था? रोहिणी, आया ना, बताया कि नहीं बताया? और रोहिणी कहाँ है? देवघर। चलिए अब देखिए यहां पे क्या क्वेश्चन पूछा है, संथाल, हु इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड ऑफ संथाल ट्राइब? इसका आंसर क्या है? देखो ऑप्शन पे अगर हम ध्यान से जाए तो इसका ऑप्शन मरांग गुरु होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आगे, इन विच टाउन वॉज द राजकुमारी लेपर असाइलम? बहुत इजी क्वेश्चन है, फैक्चुअल। देवघर, देवघर में यह एस्टैब्लिश किया गया था लेपर असाइलम। एक क्रिश्चियन मिशनरीज ने एस्टैब्लिश किया था, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। हिल खड़िया कम्युनिटी रेफर टू अ बॉडी बिगर देन द पंचायत, पंचायत से ऊपर कहां जाते हैं? परहा। सिंपल क्वेश्चन है। आगे, हु अमंग द फॉलोइंग वाज कंसिडर्ड एज द हेड ऑफ द विलेज? भोक्ता, ठीक है, हेड ऑफ द विलेज किसको कहते हैं भैया? भोक्ता। इन चारों में से आप देखोगे खुटकती रैयत है नहीं, जेठ रैयत, ये हेड ऑफ द विलेज का बोल रहा, गांव का विलेज, ठीक है। अब रैयत लिख दिया है तो प्रॉब्लमेटिक है कि भैया रैयत नहीं, जमींदार अगर होता तो मे भी हम उसको कंसिडर करते, जेठ रैयत, आसामी और भोक्ता। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग भोक्ता ज्यादा करेक्ट आंसर है। पढ़ा के इसको बता के आपको रटवा दिया होगा कि भैया मुंडा जनजाति पे बिरी-दिरी, शासन-दिरी है ना, आया बिदा-दिरी लिखा हुआ है, सो क्या होगा? मुंडा लास्ट राइट। बताया था कि पत्थर से खड़ा करते हैं पत्थरों को मरने पे, शासन-दिरी और बिरी-दिरी। नेक्स्ट, गिरिडीह कनेक्टेड विद द रेलवेज, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है 1871। इसका आंसर है 1871 में गिरिडीह को जोड़ा गया था रेलवे लाइन से।
नेक्स्ट, मधुबन, पढ़ाया था आपको कि पारसनाथ की पहाड़ी पे ही मधुबन है और मधुबन का मेला लगता है। तो इन चारों में बेसिकली इसका डिस्टेंस के हिसाब से इसका आंसर निकलता। तो इसरी डुमरी आपको पता है, इसरी रेलवे स्टेशन है, मतलब एक हॉल्ट टाइप है, और डुमरी आपको पता है रोडवेज से जाओगे तो जगह है, लेकिन मधुबन उस पहाड़ के ही पास है। सो सबसे सामने कौन सा है, क्लोजेस्ट प्रॉक्सिमिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, पारसनाथ से, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, मधुबन। क्लियर है, फिनिश।